नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पिता के मरने के बाद बेटे बहुओं ने बूढ़ी माँ को एक घर में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया तो माँ ने किया ऐसा काम कि बरसात का महीना था, भयंकर बारिश हो रही थी। विमला जी अपने कमरे में अकेली बैठी थी और कमरे का खालीपन उन्हें जैसे काटने को दौड़ रहा था। घर में उनके अलावा कोई भी नहीं था जिससे वह बात कर सके। उनके पास एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल था जिसमें सिर्फ उनको इतना पता था कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जो फोन है उसे दबाकर वह किस पर बात कर सकती हैं, और अगर किसी का फोन आता है तो किस बटन को दबाकर उनको फोन उठाना है। मोबाइल के बारे में इतना ही विमला जी को आता था। वह अपना फोन उठाती हैं, बहुत देर तक सोचती रहती हैं कि फोन करूं या ना करूं, लेकिन घर का अकेलापन उनको इतना काट रहा था कि वह रात को 10 बजे अपनी बेटी को फोन लगा देती हैं। उधर से उनका बेटे राहुल फोन उठाकर बोलता है, हाँ बोलो माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यहाँ इतनी रात को फोन कैसे किया? विमला जी बोली, बेटा घर में अकेली बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा था। पास वाले कमरे की छत भी टपक रही है, पूरे कमरे में पानी भर गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पानी कहीं मेरे कमरे में भर ना जाए, तो रात में मैं कहाँ जाऊंगी? राहुल कहता है, माँ इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही हो? थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, तब तक तुम आराम से सो जाना। लेकिन विमला जी का इतनी सी बात करके मन नहीं भरता। वे कहती हैं, बेटा मेरे पोते से बात करा दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पोता भी दादी का फोन सुनकर भाग कर आता है, लेकिन पीछे से सपना आई और अपने बेटे को पकड़कर कमरे में ले जाती है और कहती है, तुम्हारी दादी को तो कोई काम नहीं है, किसी भी समय उठकर फोन कर देती हैं। अभी सोने का समय है, चुपचाप से जाकर सो जाओ। कल सुबह स्कूल भी जाना है। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन दादी से बात कर लेना। राहुल भी अपनी माँ को कह देता है कि बेटा भी सो रहा है, जब सुबह जागेगा तब आपकी बात कर दूंगा। विमला जी उदास होकर फिर से फोन का बटन दबा देती हैं और फोन कट जाता है। विमला जी का भी बुढ़ापा था। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। गांव में अकेली रहती थी। उनके 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शहर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते थे। दोनों ही बेटे नौकरी करते थे। एक दिन विमला जी घर के आंगन में सुबह झाड़ू लगाती लगाती चक्कर खाकर गिर जाती हैं। पड़ोस की लड़की रिया विमला जी को गिरते हुए देख लेती है। वह दौड़ती दौड़ती आती है और आवाज लगाती है, जल्दी से आओ, विमला ताई गिर गई है। चेहरे पर पानी छिड़कने के बाद विमला जी को होश आता है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, तुम चक्कर खाकर गिर गई, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी चोट भी लग गई है। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाकर ले आते हैं। विमला जी को भी लगता है कि हाँ, एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि यह चक्कर मुझे आज पहली बार नहीं आया है। बहुत दिनों में मुझे बार बार ऐसे चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अभी तक तो अच्छे से अपने घर के काम धाम कर लेती थी, लेकिन अब तो कमजोरी की वजह से काम ही नहीं कर पाती हूँ। विमला जी पड़ोस में ही रहने वाले दीपक के साथ जाकर शहर के डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर का अच्छी से तरह से चेकअप करता है और कुछ टेस्ट भी करवाता है। जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि विमला जी को तो हाई लेवल की डायबिटीज है
उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको चक्कर आ गया था और वह गिर गई थी। विमला जी अपनी शुगर की बात को सुनकर उदास हो जाती हैं और सोचती हैं, शरीर स्वस्थ था तो लगता था मैं तो अपने गांव में ही अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन अब ऐसे कैसे चलेगा? अपने बेटे को बताना पड़ेगा। घर आकर वह अपने बेटे को फोन लगाती है और कहती है, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम दोनों में से कोई एक बेटा समय निकाल कर गाँव आ जाओ और मुझे अपने साथ शहर ले चलो, क्योंकि अब मुझे इधर का काम नहीं होता है और मैं जगह जगह चक्कर खाकर गिर जाती हूँ। घर में अकेली रहती हूँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम सबके साथ रहूंगी तो कम से कम मुझे चिंता तो नहीं रहेगी कि तुम सब मेरे साथ हो, मुझे देख लोगे। माँ की बात सुनते ही बड़ा बेटा कहता है, माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? अभी मेरे बेटे के एग्जाम चल रहे हैं, उनको छोड़कर मैं आपको लेने नहीं आ सकता और मेरी तो अभी ऑफिस में छुट्टियां भी नहीं है। आप एक काम करो, गौरव को फोन कर लो। विमला जी फिर से बटन दबाकर फोन काट देती हैं और तीसरे नंबर का बटन दबाकर अपने छोटे बेटे गौरव को फोन लगा देती हैं। बेटा फोन उठाता है तो विमला जी कहती हैं, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो शहर में रहते हो तो मुझे भी उधर ही ले चलो। माँ की बात सुनते ही गौरव कहता है, माँ, अभी तो मेरे पास एक भी छुट्टी नहीं है। सप्ताह भर पहले ही मैं राखी के साथ अमेरिका घूम कर आया हूँ। 20 दिन की छुट्टियां मैंने काट दी हैं। इतनी जल्दी मुझे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। अभी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। विमला जी कहती हैं, बेटा, तुम्हारे पास इतनी सारी छुट्टियां थी तो एक दिन मेरे पास ही आकर मिल जाते, बैठ जाते, तो इस बूढ़ी माँ को भी अपने बेटी को देखकर थोड़ी तसल्ली हो जाती। गौरव चिढ़ते हुए कहता है कि गांव में आकर क्या करता? क्या रखा है गांव में? गांव में तो कुछ घूमने का है नहीं, बस घर में बैठकर बोर होता रहता और बच्चे भी उधर बिल्कुल नहीं आना चाहते। विमला जी बैठे बैठे सोचती हैं कि पति को गए हुए 10 साल हो गए और बच्चे भी 10 साल से घर से बाहर निकले हुए हैं। पहले पढ़ाई के लिए बाहर निकले थे, फिर नौकरी लग गई तो फिर घर पर लौट कर ही नहीं आए और मैं भी ठीक ठाक थी, तब इतनी बीमारी नहीं रहती थी, घर के सारे काम धाम कर लेती थी, इसलिए कभी बच्चों के पास जाने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो लगता है कि बेटे बहू के पास जाकर रहूं, लेकिन बेटे बहू अपने ही घर गृहस्थी में मगन है। उन्हें अपनी बूढ़ी माँ की जरा सी भी परवाह नहीं है। विमला जी महीने भर बाद फिर से अपने बड़े बेटे को फोन करती हैं तो बड़ा बेटा कहता है, ठीक है माँ, अगर तुम मेरे पास लखनऊ से आकर रहना चाहती हो तो आ जाओ, पर तुम्हारी बहू की एक शर्त है। वह कह रही है कि तुम अपनी माँ को उधर जरूर बुला लो, लेकिन पड़ोस में ही उनके लिए एक कमरा खरीद कर उन्हें रखोगे। मैं घर के तुम्हारी माँ की नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और तुम्हारी माँ तो बिल्कुल गांव की भाषा बोलती है। तुम्हारी माँ के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा बोलेंगे और सीख जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे गांव की भाषा बोली, गांव के तौर तरीकों को सीखे। वह आपके अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। विमला जी आज अपने बेटे को गांव की गवार लग रही थी। अपने गांव की भाषा बोली उसे गवार जैसी लग रही थी। विमला जी सोचने लगती है, शहर में जाऊंगी तो उधर बेटा मुझे एक कमरा लेकर
अलग से रहने को दे देगा। पूरा दिन वहाँ ऑफिस में रहेगा, शाम को आएगा तो अपनी बीवी बच्चों को समय देगा। मेरे लिए कितना समय दे पाएगा? वह मेरे पास कितना आएगा? फिर तो मेरे लिए उधर और ज्यादा एकाकीपन हो जाएगा। गांव में पड़ोस के सब लोग मुझे जानते हैं। मैं सबसे थोड़ा बहुत बातें भी कर लिया करती हूँ तो मन लग जाता है। उधर जाकर तो मैं एक कमरे में बंद हो जाऊंगी। इसलिए वह अपने बड़े बेटे के पास जाने का विचार छोड़ देती हैं। अपने बड़े बेटे की बात को सुनने के बाद बिमला जी अपने छोटे बेटे से बात करने का मन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं माँ के दिल के कोने में एक आस रह जाती है कि क्या पता छोटे बेटे से एक बार बात कर लूं तो वह मुझे अपने पास बुला ले। इसलिए अपने मन की शंका को दूर करने के लिए वह अपने छोटे बेटे गौरव को भी फोन करके बोलती हैं, बेटा, अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है और तुम दोनों मेरे बेटे हो तो तुम दोनों ही मुझे सहारा दोगे। अब तुम बुला लो। गौरव कहता है, माँ, आप मेरे पास भी आ जाओगी तो फिर आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही जॉब करते हैं और मेरा बेटा तो हॉस्टल में रहता है। हम दोनों सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात को 8 बजे तक घर आ पाते हैं। दोपहर का खाना भी हम कैंटीन में ही खाते हैं। आप घर पर आएंगी तो सुबह से लेकर रात तक घर पर अकेले ही रहेंगी। इधर तो आपका और भी मन नहीं लगेगा। गांव में कम से कम आपकी जान पहचानने वाले लोग तो हैं जिनसे आपका मन लगा रहता है। गौरव अपनी माँ को ना रखने का बहाना दे देता है, जबकि यह नहीं सोचता कि ठीक है, दोनों ही पति पत्नी इतना पैसा कमा रहे हैं तो अपनी माँ के लिए एक मेड रख दे जो उनकी देखभाल करती रहे। तुम्हारे पास समय नहीं है तो पैसा तो है, अपने पैसे से ही अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत सेवा कर लो। आज के समय के बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए समय ही नहीं है, तो कम से कम जितना समय है, जो चीज है, उस चीज से सही अपने माँ बाप की सेवा कर लो। विमला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या इस दिन के लिए उन्होंने 2 बेटे पैदा किए थे कि आज बुढ़ापे में उनका एक भी बेटा ना तो उनके पास आने के लिए तैयार है और ना ही उनको अपने पास बुलाने के लिए तैयार है। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? यह सब बातें सोचते सोचते वह अतीत में चली गई। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, ट्रेन का समय होने वाला है। बेटे के मुंह में इतनी भी अंधी मत हो जाओ कि हमारी ट्रेन ही छूट जाए। पता नहीं कब से किचन में घुसी हो, कितने दिनों के लिए खाना बनाकर दे रही हो अपने बेटे को। इतना कहकर रामेश्वर जी हंसने लगे तो विमला जी भी बनावटी गुस्से से रामेश्वर जी से चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या मालूम ममता क्या होती है? मेरे दोनों बेटे मुझसे दूर हो रहे हैं। गांव की पढ़ाई पूरी होती ही शहर में जा रहे हैं। एक तरफ तो मन में उदासी और घबराहट है और दूसरी तरफ आप हैं। कहते कहते विमला जी रुआसी सी हो गई। तभी रामेश्वर जी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम अभी से रोना धोना चालू कर दोगी तो तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा? उन्हें कैसा लगेगा? क्या शहर में जाकर उनका मन लगेगा? इसलिए मुस्कुराते हुए उनको विदा करो। चलो जल्दी से हंस दो। और उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगे। विमला जी भी बनावटी हंसी हंसने लगी। उनके दोनों बेटे गौरव और राहुल भी थोड़ा उदास थे कि उन्हें अपनी माँ बाप से दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वे लोग भी पहली बार पढ़ने के लिए शहर जा रहे थे। तभी विमला जी और रामेश्वर जी ने उनका सारा सामान पैक किया और दोनों को शहर छोड़ने चले गए। विमला जी ने वहां
एक एक चीज का जायजा लिया ताकि उनके बेटे को किसी भी चीज की कोई कमी तकलीफ ना हो। तब से लेकर आज तक उनके बेटे शहर के होकर रह गए हैं। दोनों बेटे ने पढ़ाई पूरी होने से पहले तक तो जब पैसों की जरूरत पड़ी अपने माता पिता से संपर्क रखा। जब जब उन्हें पैसों की मांग की, रामेश्वर जी और विमला जी ने पैसे तुरंत हाजिर किए। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे राहुल की नौकरी लगी, उसने अपनी पसंद की लड़की सपना से शादी कर ली और अपने माता पिता को पूछना तो दूर, सिर्फ ये बताया कि उसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली है। अपने बड़े भाई की देखा देखी छोटे भाई गौरव ने भी वैसा ही किया। उसने भी अपने पसंद की लड़की से पहले शादी कर ली। तब अपनी मम्मी पापा को बताया कि उसने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। विमला जी ने शुरू में तो उनका विरोध किया, लेकिन रामेश्वर जी ने उन्हें समझाया कि उनकी पसंद की लड़की होगी तो वे दोनों ज्यादा खुश रहेंगे और कभी ऐसी कोई बात कहा सुनी दोनों के बीच होती भी है तो वे दोनों ही आपस में सुलझा लेंगे। अगर हम अपने पसंद की लड़की से शादी करने का दबाव डालेंगे तो हमेशा दोनों हमारे ऊपर ही ब्लेम करते रहेंगे, इसलिए तुम शांत हो जाओ। तब विमला जी शांत हो गई और उन दोनों को आशीर्वाद भी दे दिया। अब समय अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण रामेश्वर जी विमला जी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब विमला जी अकेले ही अपने दिन काट रही थी। एक दिन विमला जी पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। वह आंगन में लेटी होती हैं। अचानक से उनको लकवा मार जाता है। उनका एक हाथ और एक पैर काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। फटाफट से आस पड़ोस के लोग उनके फिर से अस्पताल ले जाते हैं, उनको भर्ती करवाते हैं। आस पड़ोस के लोग बेटे को भी फोन करते हैं। बेटे कहते हैं हमारी जरूरी मीटिंग है, हम उनको निपटाकर 2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। 2 दिन तक विमला जी अस्पताल में भर्ती रही। वह ना तो कुछ खाती हैं और ना ही पीती हैं। बराबर उनकी आंखों से आंसू निकलते रहे। बराबर अपने बेटे को याद करती रहती और पास में खड़ी रिया से पूछती हैं क्या मेरे बेटे आ गए। लेकिन वह कहती है कि अभी तक तो नहीं आए, लेकिन उन्हें कहा है जल्दी ही आएंगे, आप चिंता मत करिए। विमला जी को अपनी तबीयत को देखकर लगता था कि अब वह बचेंगी नहीं, लेकिन वह पास खड़ी रिया से कहती है कि तुम मेरे लिए मेरे बेटों के नाम एक चिट्ठी लिख दो। मैं बोलती जा रही हूँ, पता नहीं मेरे बेटे कब तक आएंगे, तब तक मैं रहूंगी या नहीं। रिया कहती है ताई आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी से ठीक हो जाओगी और आपके बेटे भी आ रहे होंगे। फिर विमला जी बोलती है और रिया उनकी बातों को चिट्ठी में लिखती जाती है। विमला जी के बेटे शाम तक भी नहीं आते हैं और बेचारी अपने बेटे को याद करते हुए इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती हैं। पड़ोस का लड़का दीपक और रिया दोनों विमला जी को गांव में लाते हैं। उनके बेटे को फिर से खबर करते हैं कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, आप लोग जल्दी से आ जाओ। दोनों लड़के अपने पत्नी और बच्चों के साथ गांव आ जाते हैं। प्रियताई की लिखी हुई चिट्ठी उन दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए दे देती है। कहती है यह चिट्ठी विमलताई ने आप दोनों के लिए छोड़ी है, तो पहले आप दोनों उसको पढ़ लीजिए। दोनों बेटे चिट्ठी को पढ़ते हैं तो दोनों हक्के बक्के एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं कि यह माँ ने क्या कर दिया। उस चिट्ठी में विमला जी ने लिखा था कि बेटा मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम दोनों बेटों में से कोई भी मेरे पास नहीं आया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे आकर ले जाओ,
अगर लेकर नहीं जा सकते तो कम से कम मिलकर जाओ। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन तुम दोनों बेटों में से किसी ने भी ऐसी बात नहीं सुनी। दरअसल मैं गांव में अकेली रह रही हूँ, अकेले ही सारी मुसीबत का सामना करती रही। भगवान का शुक्र है कि मेरे पास पड़ोस में दीपक रहता है, जो मेरे हर समय काम आता है, मेरी हर मुसीबत में साथ देता है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ मुझे अस्पताल लेकर जाता है और घर लेकर आता है। लेकिन तुम दोनों बेटे बिल्कुल भी नहीं समझते कि तुम्हारी बूढ़ी माँ गांव में रहती है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अरे तुम्हारे सारे काम दीपक करता है। जब दीपक ने बुढ़ापे में मेरी इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा तो मैं चाहती हूँ कि मेरा क्रियाक्रम भी दीपक ही करे। उसने बेटे के सारे फर्ज निभाए तो मुझे अग्नि देने का काम भी दीपक ही करे। तुम दोनों को मैं अपने अग्नि देने से मना करती हूँ। तुम दोनों पूरी तरह दूर बैठकर सारे नज़ारे देखते रहना, और अपनी 13वीं का भी मैंने इंतजाम कर लिया है। मैंने अपने गांव का आधा घर बेच करके उसके पैसे दीपक को दे दिए हैं, जिससे वह मेरी 13वीं का कार्यक्रम करेगा। तुम दोनों का एक फूटी कौड़ी भी मेरी 13वीं में नहीं लगनी पड़ेगी। चिट्ठी पढ़कर दोनों बेटे अवाक रह जाते हैं। चिट्ठी गांव वाले लोग भी सुन रहे थे। सबने यही निर्णय लिया कि जैसे कि विमला जी की इच्छा थी वैसे ही किया जाएगा। गांव वालों ने उनके बेटे को उनके शरीर को अग्नि नहीं देने दी। विमला जी का सारा क्रियाक्रम दीपक ने किया। उसके बाद बेटे घर में मेहमान की तरह कोने में बैठे रहे। उन्हें किसी काम में नहीं पूछा गया कि दीपक ने ही सारे काम किए। गांव वालों ने भी दोनों बेटों को खूब कड़ी कोटी सुनाई। बहू बेटे अपना सा मुंह लेकर वापस अपने शहर को चले गए। तो दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि जितना भी वृद्ध आश्रम खुले हैं उनमें अमीर घर के लोगों के माँ बाप भी ज्यादातर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? जिन माँ बाप ने अपना खून पसीना एक कर दिया अपने बेटे को पढ़ाने और उनकी तरक्की करने में, उन्हीं बेटों ने समय आने पर अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया या फिर किसी पार्क या मंदिर में छोड़कर चले गए। धिक्कार है ऐसी तरक्की पर जो अपने माँ बाप की सेवा करने में रुकावट पैदा करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।